अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। जैसे कि आपको पता है कि पाकिस्तान में गर्मी की वजह से ब्रीडिंग सीज़न जो है वो काफ़ी शॉर्ट होता है कि हमारे पास एक ख़ास पीरियड होता है, एक ख़ास वक्त होता है जिसमें हम चाहते हैं कि हम अपने मैक्सिमम नंबर ऑफ़ एनिमल्स जो हैं उनको प्रेग्नेंट कर लें, और उस पीरियड को हम उसका ब्रीडिंग सीज़न कह देते हैं। गर्मियों के अंदर क्योंकि एनिमल प्रेग्नेंट नहीं होता, बहुत मुश्किल से होता है, बहुत ज़्यादा रिपीट करता है, इसलिए हम कोशिश करते हैं कि अच्छे मौसम में क्या करें, अपने एनिमल्स को प्रेग्नेंट कर लें। अब पाकिस्तान के अंदर जो मैंने देखा है ब्रीडिंग सीज़न जो है, जो अच्छा रिज़ल्ट जो है एआई का, वो अक्टूबर में मिलना स्टार्ट हो जाता है कि अगर आप अक्टूबर में एआई करना स्टार्ट कर दें तो आपके पास रिज़ल्ट अच्छे आने लग जाते हैं एआई के। इससे पहले अगर करेंगे सितंबर में भी कर सकते हैं, लेकिन इतने अच्छे रिज़ल्ट नहीं आते। फिर इससे आगे अगर हम जाएं तो अप्रैल तक, 30 अप्रैल है, तब तक अगर आप एआई करते हैं और उनका मैं स्कैन अगर करता हूं 30 मई तक, तो मुझे जो है उस डेट तक अच्छे रिज़ल्ट मिलते हैं। तो इसीलिए मैं जो है इसको अगर हम कंक्लूड करें कि हमारे पास जो ब्रीडिंग सीज़न है वो कितनी देर का होता है, तो हमारे पास ये अक्टूबर से लेकर ये हमारे पास होता है जी अप्रैल तक का। कुछ लोग कहते हैं मार्च, लेकिन मैं अप्रैल के अंदर भी अच्छे रिज़ल्ट ले लेता हूँ ब्रीडिंग सीज़न के लिए, और थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेता हूँ। उसमें मेरे नंबर ऑफ़ एनिमल्स जो हैं वो और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाते हैं जो कि प्रेग्नेंट होते हैं। तो ये हमारे पास ब्रीडिंग सीज़न हो गया। अब क्योंकि हमारे पास ब्रीडिंग सीज़न शॉर्ट है, तो अब सवाल ये उठता है कि अब ब्रीडिंग सीज़न ख़त्म हो चुका है, अब पिछले साल की जो रिप्रोडक्शन हमने की है उसको हम किस तरह से एवेलुएट करेंगे। एक फार्मर आप जो है या एक डीवीएम डॉक्टर जो फार्म मैनेजर है वो किस तरह से एवेलुएट करेगा कि मेरे फार्म की रिप्रोडक्शन जो है वो अच्छी रही है या बहुत अच्छी रही है, बेहतर, दरमियानी रही है या फिर बुरी रही है। तो उसको एवेलुएट करने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के रिप्रोडक्शन को एवेलुएट करने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के पैरामीटर्स हैं। अब वो मुख्तलिफ़ पैरामीटर्स हैं जो कि वर्ल्ड वाइड यूज़ होते हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर ये ब्रीडिंग सीज़न शॉर्ट होने की वजह से, गर्मियों का सीज़न काफ़ी ज़्यादा होने की वजह से और गर्मियों में एनिमल प्रेग्नेंट ना होने की वजह से मैंने एक अपना क्राइटेरिया भी बनाया है जो मैं एंड में आपसे शेयर करूँगा, और उसकी क्या आइडियल वैल्यूज़ होनी चाहिए कि वो अगर हों तो आपका फार्म रिप्रोडक्शन के लिहाज से ठीक चल रहा है, या रिप्रोडक्शन के लिहाज से एक्सेप्शनल है, या फिर रिप्रोडक्शन के लिहाज से पुअर जा रहा है, और आपको आगे अगले साल के लिए कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज़ बनानी पड़ेंगी जिसमें आपको रिप्रोडक्शन को मद्देनज़र रखना पड़ेगा। अब वैसे तो एक जनरल पैरामीटर है जिसे हम कंसेप्शन रेट कहते हैं, लोग इसे प्रेगनेंसी रेट भी कहते हैं, लेकिन प्रेगनेंसी रेट एक अलग चीज़ होती है, कंसेप्शन रेट एक अलग चीज़ होती है। कंसेप्शन रेट एक आम सा क्राइटेरिया जो हर बंदा फॉलो करता है, वो ये होता है कि आपने कितने एनिमल को सीमन रखा और उसमें से कितने एनिमल प्रेग्नेंट निकले, ये आपका कंसेप्शन रेट है। ये परसेंटेज के अंदर होता है कि टोटल नंबर ऑफ़ एनिमल्स इंसेमिनेटेड, कि कितने आपने एनिमल टोटल इंसेमिनेट किए, और साथ में आप उसमें देख लेते हैं कितने आपके पास कंसीव हुए। तो कंसीव वाले आप ऊपर रख लें कि आपने फॉर एग्ज़ाम्पल एआई की 10 की, आपके पास कंसीव हुए 7 या 6 आपके पास कंसीव हुए, तो 6 डिवाइड बाई 10 करके टोटल 10 आपने इंसेमिनेशन की और मल्टीप्लाई बाई 100 कर दें, तो ये आपके पास कंसेप्शन रेट आ जाएगा। तो ये तकरीबन कोई 60% बन जाता है। अब कंसेप्शन रेट कितना होना चाहिए, ठीक है। तो पुराने जो डाटा था उसमें कहा जाता था जी कंसेप्शन रेट जो बुल का है वो 80% तक होता है, और उसके जो एआई है उसका कंसेप्शन रेट जो है वो 60% होना चाहिए। तो जैसे जैसे ये इम्पोर्टेड एनिमल्स हमारे पास आना स्टार्ट हुए हैं, मिल्क प्रोडक्शन ज़्यादा हुई है, पीक हुई है, तो इन एनिमल्स के अंदर 60% कंसेप्शन रेट लेना बहुत मुश्किल है। ये एक रियलिटी है जो लोग का बहुत कम बताते हैं आपको। मैं बहुत फार्म विज़िट करता हूँ पाकिस्तान में, और मैं हर फार्म पे गया हूँ। बहुत कम ऐसे फार्म हैं जिनकी मिल्क प्रोडक्शन बहुत अच्छी हो, एवरेज बहुत अच्छी हो, इम्पोर्टेड एनिमल्स हो उनके पास, अमेरिकन हो, ऑस्ट्रेलियन हो, प्योर, और उनको कंसेप्शन रेट 60% मिल रहा हो। तो कंसेप्शन रेट कितना होना चाहिए आइडियल कंसेप्शन रेट डिपेंड कर रहा होता है एक तो मिल्क प्रोडक्शन पे भी, एनिमल की रिप्रोडक्शन कैसी है, और इसके अलावा आप कौन सा सीमन यूज़ कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप सेक्स सीमन यूज़ कर रहे हैं तो आपको कंसेप्शन रेट सेक्स सीमन से 35-40% ही मिलेगा,
ठीक है, या आपको 45% तक बहुत अच्छा, अगर आपका रिप्रोडक्शन है अगर, तो आपको 45% तक कंसेप्शन रेट मिल सकता है। इस तरह के नॉन सेक्स की तरफ आएंगे तो आपको 45 टू 55% तक कंसेप्शन रेट मिलेगा नॉन सेक्स सीमन के साथ। अब मसला कहाँ आता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपने, मैं कहता हूँ बड़ा अच्छा फार्म है, आपने 55% कंसेप्शन रेट ले लिया है, 50% ले लिया है, ये इवन मैं कहता हूँ 60% भी आपने कंसेप्शन रेट ले लिया है, लेकिन आपने ये भी देखना है कि आपने कितनी देर में ये एनिमल प्रेग्नेंट किए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका ब्रीडिंग सीज़न ही गुजर गया है, ठीक है, और आपने एनिमल 200 दिन पे जाके एनिमल की एआई की है, एनिमल हीट में नहीं आया, आप वेट करते रहे हैं, प्रोटोकॉल कोई नहीं लगाया, 150 दिन पे 100 दिन पे किया है, तो आपकी ये कंसेप्शन रेट अच्छी नहीं मानी जाएगी। तो ये क्राइटेरिया फ़ेल है यहाँ पर। सिर्फ एक हद तक देखने के लिए, एक ख़ास एआई को देखने के लिए क्राइटेरिया ठीक है कि आपने एक ख़ास एनिमल प्रेग्नेंट इंसेमिनेट किए, उनमें से कितने प्रेग्नेंट निकले, लेकिन ओवरऑल जब आप हर्ड की रिप्रोडक्शन को एवेलुएट करने निकलेंगे, ये क्राइटेरिया फिजिबल नहीं है। दूसरा क्राइटेरिया आता है कि आपके कितने नंबर ऑफ़ सीमन यूज़ हुए, वो भी अब डिफरेंट हैं। 2.5 आइडियल है कि 2.5 स्ट्रा आपके लगें एक एनिमल को प्रेग्नेंट करने के लिए, लेकिन ये भी वेरिएट करते हैं, 3 तक चलता है, 3.5 भी ठीक है अगर आप सेक्स सीमन बहुत ज़्यादा इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, 4 तक बेरेबल है। इससे ऊपर जाएंगे तो ये भी आपका नंबर ऑफ़ स्ट्रॉज जो हैं उससे बढ़ते हैं, तो आपकी फार्म की रिप्रोडक्शन जो है वो अच्छी नहीं समझी जाती। तो लेकिन ये क्राइटेरिया भी फिर मैं आपको कहूँ कि आपके नंबर ऑफ़ स्ट्राज जो हैं वो आप कम यूज़ कर लें, लेकिन आपका एनिमल ही गर्मियों में, सर्दियों में प्रेग्नेंट नहीं हुए, सर्दियाँ गुजर गई, ब्रीडिंग सीज़न गुजर गया, आपने उसको एआई नहीं की, तो ये क्राइटेरिया भी 100% आपका नहीं होता। ख़ास पीरियड के लिए, ख़ास एआई के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तीसरा क्राइटेरिया होता है 21 डे प्रेगनेंसी रेट। ये अमेरिका के अंदर सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला क्राइटेरिया है। पाकिस्तान में इसको कोई ज़्यादा जानता भी नहीं है 21 डे प्रेगनेंसी रेट को। इसका मतलब ये है कि 21 दिन बाद, हर 21 दिन बाद वो एवेलुएट करते हैं अपने रिप्रोडक्शन के डाटे को। उसमें वो क्या देखते हैं कि उसमें वो 2 चीज़ें ऐड करते हैं। एक तो कंसेप्शन रेट ऐड करते हैं, जो मैंने पहले बताया कि कितने एनिमल की एआई की और उसमें से कितने एनिमल प्रेग्नेंट निकले, लेकिन साथ वो एक और चीज़ ऐड करते हैं, उससे हम कहते हैं सर्विस रेट, कि आपके पास टोटल एनिमल ब्रीडेबल कितने थे और उनमें से कितनों की आपने एआई की। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब इसके लिए आपको वॉलंटरी वेटिंग पीरियड को समझना पड़ेगा। वॉलंटरी वेटिंग पीरियड क्या होता है कि जब जानवर बच्चा देता है तो उसके मिनिमम कितने दिन के अंदर आप जो है उसको एआई कर रहे हैं, वॉलंटरी वेटिंग पीरियड हम इससे कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मुख्तलिफ फार्म का मुख्तलिफ सेट होता है, कुछ लोग इसको 60 पे रखते हैं, कुछ 70 पे, कुछ 75 पे, कुछ 90 पे, जिनकी मिल्क प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा अच्छी होती है और अभी सर्दियों का स्टार्ट ही होता है, ब्रीडिंग सीज़न का स्टार्ट होता है, तो आप वॉलंटरी वेटिंग पीरियड को ज़्यादा रख सकते हैं। जितना थोड़ा ज़्यादा रखेंगे, 70, 80 को, 90 को टच करेंगे, आपका कंसेप्शन रेट बेहतर आएगा। आप इसे 60 लाएंगे, 60 से कम करने की भी कोशिश करते हैं कुछ लोग, तो पहले एआई पे कंसेप्शन रेट नहीं अच्छा आएगा आपका। तो वॉलंटरी वेटिंग पीरियड आपने सेट कर लिया 60 पे। अब मैं कहता हूँ कि 60 डेज़ के अंदर आपके फॉर एग्ज़ाम्पल 20 जानवर थे जो ब्रीडेबल थे, अब उनमें से आपने ब्रीडिंग कितने को की, उसे हम सर्विस रेट कहते हैं, ठीक है, जिस तरह से कंसेप्शन रेट है। अब सर्विस रेट को हम अलहदा कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम कहते हैं कि हमारे 20 ब्रीडेबल थे और हमने उसमें से 10 किए, 12 किए, तो उस हिसाब से हम सर्विस रेट इसका निकालेंगे। साथ में फिर कंसेप्शन रेट भी देखेंगे, जो आपने की इंसेमिनेशन, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 12 इंसेमिनेशन की, तो उसमें से कितने प्रेग्नेंट निकले, 6 निकले, 7 निकले, 8 निकले, तो उसको आप सर्विस रेट को और कंसेप्शन रेट को जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास एक वैल्यू आती है, वो आती है 21 डे प्रेगनेंसी रेट। इसे आप हर 21 दिन बाद चेक करते रहते हैं अपने फार्म के ऊपर। वैसे मुख्तलिफ़ किस्म के सॉफ्टवेयर्स हैं बाहर यूएसए के अंदर, वो इसको ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करते हैं, लेकिन हम यहाँ इसको मैनुअली कैलकुलेट करते हैं। तो ये कैलकुलेशन जो है ये ज़्यादा अच्छी कैलकुलेशन है, क्योंकि इसमें आपके ऐसे एनिमल जो कि फॉर एग्ज़ाम्पल उनके डेज़ इन मिल्क ज़्यादा हैं, उनको भी आप पकड़ सकते हैं, क्योंकि जैसे ही डेज़ इन मिल्क ज़्यादा हुए, आपका वॉलंटरी वेटिंग पीरियड क्रॉस हुआ, आपके एनिमल की एआई नहीं हुई, तो उसका सर्विस रेट कम हो जाएगा। जब सर्विस रेट कम होगा, चाहे आपका कंसेप्शन रेट ऊपर हो, लेकिन आपका 21 डे प्रेगनेंसी रेट जो है वो अच्छा नहीं आएगा। तो 21 डे प्रेगनेंसी रेट अच्छा कितना होता है यूएसए के अंदर? पहले ये 14% बड़ा अच्छा समझा जाता था, 16% बहुत अच्छा समझा जाता था, लेकिन अब
क्योंकि ब्रीडिंग प्रोटोकॉल्स आ गए हैं, फर्टिलिटी प्रोटोकॉल्स आ गए हैं और रिप्रोडक्शन पे बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, तो अब तकरीबन कोई 19 से 20 जो है वो प्रेगनेंसी रेट अच्छा समझा जाता है। और जो अवार्ड विनिंग हर्ड्स हैं जिनको रिप्रोडक्शन के लिए अवार्ड्स मिलते हैं USA के अंदर, उनकी तकरीबन कोई 24, 25, 26 और इवन 30 तक भी जा रहे हैं प्रेगनेंसी रेट 21 डे का। लेकिन 18 to 20% अगर आपके पास आ रहा है तो बहुत अच्छा है। अब ये काफ़ी मुश्किल क्राइटेरिया है जो हम डॉक्टर्स हैं और हम फार्म मैनेजर्स हैं, हम इसको एवेलुएट कर सकते हैं ख़ुद से, लेकिन आप फार्मर को कैसे समझाएंगे कि फार्मर को समझ आ जाए कि आपका ये हर्ड जो प्रेग्नेंट हुआ है ये ठीक हो गया है, आपकी ब्रीडिंग अच्छी रही है। क्योंकि काफ़ी सारे मैं फार्म पे देखते रहता हूँ, फार्मर कहते हैं जी हमारे सारे एनिमल प्रेग्नेंट नहीं हुए। कभी भी आपके ब्रीडिंग सीज़न के एंड तक सारे एनिमल जो कि कंसीवेबल होते हैं वो सारे कभी भी प्रेग्नेंट नहीं होते, ठीक है। तो उसके लिए मैंने एक क्राइटेरिया बनाया है कि कितने % आपका अडल्ट हर्ड प्रेग्नेंट है। वो परसेंटेज अगर आपको पता चल जाती है और वो परसेंटेज कितनी होनी चाहिए, तो आप एवेलुएट कर लेंगे कि आपकी फार्म की रिप्रोडक्शन कैसी रही। अब अडल्ट हर्ड में कौन कौन से एनिमल आते हैं? सारे एनिमल जो आपके पास प्रेग्नेंट खड़े हैं वो आपके अडल्ट हर्ड में हैं, चाहे वो काउज़ हैं, हीफर्स हैं। ऐसी काउज़ जिनको इंसेमिनेशन हो गई वो भी आपकी इसमें आ जाती हैं। ऐसी काउज़ जो आपका बच्चा दे के फ्रेश हैं वो भी इसमें अडल्ट हर्ड में ही आएंगी। अब वो कंसीवेबल तो नहीं है लेकिन अडल्ट हर्ड में ही आएगी। और इसके अलावा ऐसी हीफर जिसकी इंसेमिनेशन हुई हो वो भी अडल्ट हर्ड में आएगी। इन सब को आपने इकट्ठा कर लेना है। वो हीफर नहीं आएगी जो मैच्योर नहीं हुई, उसको आपने काउंट नहीं करना, ठीक है। अब इन सब को आपने काउंट कर लेना है। अगर आपके पास ये 100 एनिमल ऐसे हैं तो इसका जो आइडियल होता है, जो मैंने देखा है, अगर आपके फार्म की अच्छी रिप्रोडक्शन रही है तो अगर आप 80% इसका आप कंसीव कर लेते हैं, एनिमल को प्रेग्नेंट कर लेते हैं 80%, 100 में से 80 जानवर प्रेग्नेंट कर लेते हैं ब्रीडिंग सीज़न के एंड होने तक, तो आपकी फार्म की रिप्रोडक्शन एक अच्छी रिप्रोडक्शन समझी जाती है। वैसे इस साल जो है मेरे बहुत अच्छे फार्म भी रहे हैं जिनकी रिप्रोडक्शन आलमोस्ट 1-2 ऐसे हैं जिनकी 90% पे गई है, लेकिन वो फार्म्स जो हैं उन पे फर्स्ट लैक्टेशन वाले एनिमल ज़्यादा थे और उनकी न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा अच्छी थी। और कुछ फार्म 85-84% पे रहे हैं, 80% पे काफ़ी ज़्यादा रहे हैं। कुछ फार्म जो हैं वो 78% पे रहे हैं, कुछ 70%, 75 पे और कुछ 70 पे। मैं इसका 80% तो आइडियल है ना, बहुत अच्छा है, आपने ये ले लिया। अगर 75% आता है तो गुड है, ठीक है, लेकिन इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। 70% आता है तो बेयरेबल है, लेकिन 70% से नीचे अगर आपका डाटा शो कर रहा है कि आपके 100 एनिमल थे जिनको जो कि अडल्ट हर्ड में थे और आपके 70 सिर्फ प्रेग्नेंट हुए हैं या 70 से कम हुए हैं अगर प्रेग्नेंट, तो फिर मैं कहूँगा कि आपकी रिप्रोडक्शन इस साल की अच्छी नहीं रही। आपको फिर से पीछे जाना चाहिए, देखना चाहिए क्या इश्यूज़ बने और उन इश्यूज़ को आगे अगले सीज़न में रिजॉल्व करना पड़ेगा आपको। 85% वेरी गुड, 80% वेरी गुड अच्छा है, 80% गुड है, 85% एक्सेप्शनल है, वेरी गुड है, एक्सीलेंट है, 90% बहुत ज़बरदस्त है। इससे ज़्यादा अचीव होते हुए मैंने कहीं नहीं देखा किसी फार्म के ऊपर। तो 85% भी बहुत अच्छा है। तो ये एक क्राइटेरिया अपने फॉर्म पे रख लें, अगर एक सिंपल क्राइटेरिया रखना है। बाकी क्राइटेरिया भी रख सकते हैं जो मैंने पहले आपसे शेयर किए हैं, लेकिन ये एक सिंपल क्राइटेरिया है जो रखें आप कि इतने % हमारा हर्ड प्रेग्नेंट हो जाए एट द एंड ऑफ ब्रीडिंग सीज़न के एंड होने तक, ठीक है। तो ये क्राइटेरिया है। इस क्राइटेरिया को अगर आप देख लें, इवन आप कमेंट्स के अंदर भी शेयर कर सकते हैं कि आपका जो हर्ड है इस वक्त कितने % ऑफ द अडल्ट हर्ड आपका प्रेग्नेंट हो चुका है। मेरे साथ शेयर करें ताकि मुझे पता चले कि क्या सिनेरियो है, क्योंकि मैं हर फार्म तो विज़िट नहीं करता। तो अपना डाटा ज़रूर मुझसे शेयर कीजिएगा ताकि पता चले कि क्या वैल्यूज़ चल रही हैं मार्केट के अंदर। जो मेरे फार्म्स हैं जिन पर मैं कंसल्टेंसी देता हूँ तो मैक्सिमम जो हैं वो 80 पे, उससे 80 से ऊपर वाले बहुत कम हैं और 80 से जो कम वाले हैं वो भी बहुत कम हैं। 78 to 80, 82% इसकी रेंज में रहते हैं। कुछ हैं जो 70% हैं। अच्छा, जो कम रहे हैं मेरे 75 पे, 70 पे, उसका भी मैं आपसे शेयर करूँगा क्या वजूहात होती हैं। क्या टाइम हो गया, कितना टाइम है? इसका जो कम जो हार्ड जो आपका रह जाता है नॉन प्रेग्नेंट, अब इसमें जो फॉर एग्जांपल अगर 80% है तो इसमें 10% और भी ऐसे एनिमल होंगे जो इंसेमिनेटेड होंगे, जिनको इंसेमिनेशन की हुई होगी। बाकी जो 10% है उसमें 5% फ्रेश होंगे और 5% रिपीटर एनिमल भी हो सकते हैं।
तो 5% जो रिपीटर एनिमल है, वैसे ही 5% रिप्रोडक्शन ही कलिंग है। ये आप डॉक्टर्स भी समझें, ये आप अपने ऑनर्स को भी समझाएं कि चाहे आप जितनी कोशिश कर लें, 5% आपका हर्ड ऐसा रहता है जो कि रिप्रोडक्शन में आपको मसले करेगा, जिसमें एडहेजन के इश्यूज़ आएंगे, इसमें एब्सेस के इश्यूज़ आएंगे, यूट्राइन एब्सेस के कुछ ऐसे इश्यूज़ होंगे, रिपीट ब्रीडर्स आएंगे जो आपसे नहीं कंसीव होंगे। तो 5% कलिंग आप ज़रूर रखें अपने फार्म पे, और ये फार्म की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। अब कुछ जो फार्म ऐसे जो मेरे 80% से नीचे रहे हैं, 70 to 80 पे रेंज किए जिन्होंने, उनमें ऐसे क्या इश्यूज़ थे, और 85% को टच करने वाले या 80% को टच करने वाले ऐसे कौन से थे फार्म, उन पे ऐसे क्या बेहतरी थी, वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। कि सबसे इसमें बड़ी चीज़ जो थी वो न्यूट्रिशन थी। जिस फार्म की न्यूट्रिशन ऑप्टिमम थी, ये मैं आगे आपसे शेयर भी करूँगा, कुछ और वीडियोस बनाऊँगा न्यूट्रिशन और रिप्रोडक्शन को लिंक करने के लिए, कि न्यूट्रिशन एक बहुत बड़ा फैक्टर है। आप अपना वॉलंटरी वेटिंग पीरियड के अंदर अगर आप एनिमल को हीट में ले आते तो वो न्यूट्रिशन है उसके लिए। आप एनिमल को कंसीव करना चाहते हैं फर्स्ट एआई के ऊपर, तो उसमें न्यूट्रिशन का बहुत ज़्यादा, बीसीएस का बहुत ज़्यादा रोल है कि एनिमल का बीसीएस कैसा है, एनिमल बीसीएस लूज़ कर रहा है या गेन कर रहा है, ठीक है। तो न्यूट्रिशन बहुत फैक्टर है। और इस तरह एक फार्म हमारे पास है, वहाँ पर एसिडोसिस आई न्यूट्रिशन की वजह से, वहाँ पर लेमनेस आई कंसनट्रेट बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ, 60 to 65% कंसनट्रेट यूज़ हुआ, तो वो एसिडोसिस आई, लेमनेस आई, मैस्टाइटिस आई, रिप्रोडक्शन का बेड़ा गर्क हो गया। इसी तरीके जब आप ज़्यादा डिग्रेडेबल प्रोटीन खिलाएंगे, यूरिया की परसेंटेज थोड़ी सी बढ़ जाएगी, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन बढ़ेगा तो भी रिप्रोडक्शन इफेक्ट होगी। एनर्जी की डेफिशिएंसी होगी तब भी रिप्रोडक्शन इफेक्ट होगी। मिनरल नहीं अच्छा यूज़ करेंगे तब भी रिप्रोडक्शन इफेक्ट होगी। तो ये सारे न्यूट्रिशन नहीं अच्छी रही, उनके रिज़ल्ट मुझे अच्छे नहीं मिले, उनको मैं 80% अचीव नहीं करवा सका। इसी तरीके सीमन सिलेक्शन, कि सीमन आपके कंसेप्ट उसका मोटिलिटी कितनी थी, अगर आपके अच्छे सीमन नहीं सिलेक्ट किया, आपने बगैर टेस्ट किए सीमन ले लिए हैं, तो भी आपका ये इशू आएगा। तो सीमन का इसमें बड़ा रोल है। फिर फर्दर इंसेमिनेशन करने वाले का रोल आता है उसके अंदर, आपका फर्दर उसके अंदर कौन से प्रोटोकॉल्स यूज़ कर रहे हैं, किस किस्म के एनिमल्स के लिए। हर एनिमल के लिए एक ही किस्म का प्रोटोकॉल आप कभी यूज़ नहीं कर सकते, तो वो एक इशू बनता है। और इसके अलावा आप फार्म के ऊपर टॉक्सिन्स लेवल का क्या हाल है, कि फार्म के ऊपर बहुत ज़्यादा टॉक्सिन्स आ रहे हैं। अगर टॉक्सिन ये नहीं कि सिर्फ एफ्लाटॉक्सिन मिल्क में आ रहा है कि नहीं, और भी बहुत सारे टॉक्सिन, ओखरा टॉक्सिन होता है, ज़ीराइनोन है, T1 टॉक्सिन होता है, T2 टॉक्सिन होते हैं, तो इनको देखना पड़ता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको फार्म के ऊपर ऑप्टिमम रखनी पड़ेंगी, तब जाकर आप ये जो स्टैट है, ये जो फिगर है 80% का या 85% का, ये आप अचीव कर सकेंगे अपने फार्म के लिए। और ये बहुत अच्छा फिगर है, आपकी रिप्रोडक्शन बहुत अच्छी रहेगी। और अगर आपकी फार्म की रिप्रोडक्शन रही तो आपकी प्रोडक्शन रहेगी। तो मैं हमेशा कहता हूँ देयर इज़ नो प्रोडक्शन विदाउट रिप्रोडक्शन। तो अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगी तो प्रोडक्शन भी नहीं होगी, कलिंग बहुत ज़्यादा होगी और कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी फार्म की। तो उम्मीद करता हूँ जी आज का जो सेशन है वो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव साबित होगा। आप अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपका कितने % अडल्ट हाइट जो है वो प्रेग्नेंट है। तो इंशाल्लाह ऐसी वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होऊंगा। तब तक अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।